नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 116 एवं 117। आराधना जी धानी को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ समझती ही नहीं है। नीरज के डर और उसके गुस्से के कारण उससे दूर रहना चाहती थी। ये घर उसे सबसे अच्छा लगता था। जिस ममता के लिए वो बचपन से तरसती आई थी, आज वो उसे दिल खोलकर मिल रहा था। आराधना जी के रूप में पिता के प्यार के भूखी अरविंद जी का प्यार पाकर फूली नहीं समा रही थी। शरद एक भाई जैसा ख्याल रखता था। गोविंद भी उससे बेहद प्यार करते थे। बस उसकी दुनिया इन्हीं चार लोगों के इर्द गिर्द समा गई थी और अब उसे इस घर से ज़्यादा अच्छा कहीं और लग ही नहीं रहा था। नीरज क्या था? नीरज तो बस उसे डांटता था, चिल्लाता था, धमकाता था और अपनी बात मानने पर मजबूर करता था। जब वो उसके साथ एक कमरे में रहती है तो खुलकर बेचारी सांस भी नहीं ले पाती थी। तो वो इंसान के साथ क्यों जाना चाहेगी? लेकिन नीरज का क्या कसूर था? उसका स्वभाव भी इस तरह का बन चुका था। धीरे से बात करना, प्यार से बोलना और कोई बात समझाना तो उसे आता ही नहीं था। इसलिए तो वो शादी जैसे रिश्तों से दूर भाग रहा था, क्योंकि पता था उसकी बातें सुनकर उसके पास कोई नहीं टिक सकता है। इसीलिए वो खुला परिंदा बनकर घूम रहा था। लेकिन किस्मत को कहाँ किसने देखा है? जिसके नसीब में जो लिखा रहता है वो होकर रहता है। धानी उसके जीवन में आने का लिख खा चुका था, सो वो आ गई थी। लेकिन एकाएक तो वो बदल नहीं जाएगा ना। पत्थर दिल इंसान के से मोम की तरह तो वो पिघल नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, इश्क अच्छे अच्छे को बदल देती है। बस इश्क का रंग चढ़ने का बाकी होता है। नीरज अपने दिल्ली वाले ब्रांच में बैठा हुआ था। यहाँ भी उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मैनेजर के भरोसे। लेकिन महीने में एक हफ्ता आकर जरूर यहाँ पर सारा काम देख कर जाता था। हाँ, लेकिन वो सक्सेना मेंशन नहीं जाता था। आधी ज़िंदगी उसकी होटल में ही गुजरती थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है। नीरज ने चैन सुकून सब खो दिया था अपने बदले के पीछे। ना खाने का ध्यान रहता था और ना ही जीने का। बस काम काम काम। काम की एक दिन छुट्टी ना हो इसलिए हमेशा वो रात के टिकट कटाता था। पूरा दिन काम करके निकलता था और रात को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर फिर सुबह से काम में लग जाता था। धानी, एक गिलास पानी लेकर आओ। बोलते बोलते नीरज की जुबान रुक जाती है जब वो खुद को ऑफिस में पाता है। लैपटॉप साइड करके अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हर समय वही क्यों मेरे दिमाग में घूमती रहती है? अगर ऐसा रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा और मैं काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा तो अपने मकसद में कैसे कामयाब होऊंगा? लगता है मुझे जल्द से जल्द दिमाग के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और इस लड़की को अपने दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। नीरज किसी तरह से धानी पर से ध्यान हटाकर अपने काम में मन लगाने लग जाता है, जो आजकल उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वसुंधरा अपार्टमेंट भी आधा बन चुका था। 1 साल के अंदर पूरा बनकर तैयार होने वाला था। शाम के समय सब घर आ जाते थे। नीरज अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ था और धानी को ऑर्डर देकर गया था कि उसकी पैकिंग करके रखे। सबको चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में चली जाती है। बहुत ही कम अपने कमरे में वो जाती थी, नहीं तो हमेशा आराधना जी के पीछे पीछे उधर उधर डोलती रहती थी। जब भी नीरज देखती थी तो उसके पीछे पीछे कमरे में भागती थी। आज उसे ये खाली कमरा अजीब लग रहा था। नीरज का जाने का एहसास अभी से हो रहा था। उसका दिमाग तो खुश हो रहा था, लेकिन मन, दिल, पता नहीं, दिल का छोटा सा कोना उदास सा हो रहा था। अपने ही चेहरे पर उसे हंसी नहीं दिखाई दे रही थी, जो हमेशा इस घर में आने के बाद बनी रहती थी। हमें क्यों बुरा लग रहा है? अब अच्छा है ना, चले जाएंगे तो हम इस कमरे में आराम से रहेंगे, आराम से सोएंगे, मम्मी जी पापा जी के साथ रहेंगे। सब कुछ तो इतना अच्छा है, तो ये बड़की बड़की आंखों वाले गुरैया चले जाएंगे तो हमको बुरा क्यों लग रहा है?
नहीं नहीं, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये पैकिंग कैसे करते हैं? आज तक तो हमने किया ही नहीं है। नीरज का सूटकेस खोलकर बैठ जाती है। क्या सामान रखे उसे समझ नहीं आ रहा था। हम क्या सामान रखे हमें समझ नहीं आ रहा है। हम शरद भैया से पूछ कर आते हैं, वो तो आ चुके हैं ऑफिस से। कितना पढ़ोगे यार, कभी तो अपने पति पर ध्यान दो। शरद ईशानी को पीछे से बाहों में भरता हुआ बोलता है। छोड़िए शरद, मुझे ये चैप्टर रिवाइंड करना है। अच्छा, थोड़ी देर मुझे तो रिमाइंड कर लो, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। शरद इसके गाले उसको चूमता हुआ बोलता है। शरद, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो। तुम पढ़ाई करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर नीचे चलेंगे। नहीं शरद, मुझे पढ़ाई करना है। ईशानी, पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है ना। अभी सब नीचे हॉल में बैठे हुए हैं, तुम इस तरह से अकेले कमरे में बैठी रहोगी तो अच्छा लगेगा। आधे घंटे के लिए नीचे चले जाओ, फिर आ जाना पढ़ने के लिए। आपको तो हर जगह मजाक ही लगता है ना। आप देख नहीं रहे हैं मेरा फाइनल पेपर आ रहा है। बस सबके साथ नीचे जाकर बैठो और बिना मतलब के साथ हंसते रहो। ईशानी का इस तरह से बोलना शरद को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो भी ईशानी का नेचर जान चुका था। बस अपने प्यार से उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। कोशिश में कितना कामयाब हो रहा था ये पता नहीं लग रहा था। कभी तो लगता था बहुत बदल दिया, लेकिन अगले ही पल ईशानी के बातों से लगता था कि आज भी वैसे ही है। शरद भैया। हाँ हाँ भाभी, आइए ना। हमें आपसे कुछ काम था। हाँ बताइए ना। वो आपके भैया कहकर गए हैं पैकिंग करने के लिए। हमने आज तक किसी आदमी का पैकिंग नहीं किया है, तो हमें नहीं पता है कि कौन सा सामान रखते हैं और नहीं रखते हैं। आप हमें बता दीजिए ना। चलिए मैं बता देता हूँ। ईशानी एक नज़र दोनों को देखती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। ये काम तो भाभी आपको सबसे पहले सीख लेना चाहिए। आपका पति टिकता कम है, घूमता ज़्यादा है। हर दूसरे दिन उनका ट्रिप ही रहता है। जी। शरद कमरे में पहुंच जाता है, धानी को पैकिंग कैसे करते हैं बता देता है। भाभी, आप भी चले जाइए ना भाई के साथ, आपको अकेले यहाँ पर मन लगेगा। हाँ, हमारा खूब मन लगेगा आपके गुस्से वाले भाई के बिना। धानी की बात सुनकर शरद हंस देता है। गुस्से वाला भाई, अच्छा नाम दिया है भाभी आपने। हाँ, उन्हें बताइएगा मत, नहीं तो अपनी बड़ी बड़ी गुरैया वाली आंखों से हमें डराने धमकाने लगेंगे। और तो रोना आता है तो रोने भी नहीं देते हैं। समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, लेकिन आप भाई के साथ जाती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। नहीं, हमारा मन नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं, खाना बनाना है। हाँ चलिए। रात का समय था, सबने खाना पीना खा लिया था। अभी सब हॉल में बैठकर बातें करने में लगे हुए थे। आजकल चर्चा का विषय रिया का सगाई ही बना हुआ था। नीरज की 11 बजे की फ़्लाइट थी और नीरज अभी तक घर नहीं आया था। आखिरी दिन था उसका यहाँ पर, तो वो अपना काम निपटा रहा था। आराधना जी बेचैनी से उसके आने का इंतजार कर रही थी। धानी ठाकुर जी को सुलाकर पट बंद कर रही थी। तभी नीरज की गाड़ी आराधना जी को सुनाई देती है। क्या हुआ आराधना, बार बार ऐसे क्यों बाहर की तरफ देख रही हो? कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही। धानी, धानी। जी जी मम्मी जी। बेटा, हमने सबके लिए चाय चढ़ा रखा है, तो छान कर ले आओ। लेकिन अभी किसी का चाय पीने का मन नहीं है। बेटा मेरे लिए मत लाना। अरविंद जी उसे मना कर देते हैं। हाँ, अभी तो खाना खाया है, अभी चाय पीने की क्या ज़रूरत है। गोविंद जी भी मना कर देते हैं। ठीक है, आप सबका मन नहीं है तो धानी मेरे लिए एक कप छान कर दे दो। ठीक है मम्मी जी, हम लेकर आते हैं। आराधना जी कभी दरवाजे की तरफ देख रही थी तो कभी किचन की तरफ। कुछ पल बाद धानी चाय का कप प्लेट रखे हुए बाहर आती है। लीजिए मम्मी जी। धानी हाथ बढ़ाकर आराधना जी को चाय देने की कोशिश करती है। आराधना जी भी चाय लेने की कोशिश करती है, लेकिन उनका हाथ लग जाता है और चाय पूरा उनके हाथों पर गिर जाता है।
और कप प्लेट नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। सब चकनाचूर हो जाता है। आह! गरम गरम चाय उनके पैरों तक को जला देती है तो मुंह से चीख निकल जाती है। आराधना, भाभी, मम्मी जी, हमने हमने जानबूझकर नहीं किया है। धानी आगे बढ़कर उनका हाथ पर पानी डालने की कोशिश करती है, लेकिन आराधना जी गुस्से से जग पर हाथ मार देती है। पल भर में कांच का जग टुकड़ों में बिखर जाता है। धानी डर से उछल जाती है। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? एक काम तुम्हें करने नहीं आता है? पूरा हाथ पैर जला दिया मेरा। मम्मी जी, हम आराधना जी क्या तेज आवाज सुनकर उसे रोना आता है। एक तो मुझे ऊपर से जला दी, ऊपर से रो कर इसकी तो मैं। आराधना जी हाथ उठा देती है। आराधना! अरविंद जी चिल्लाते हैं, लेकिन उससे पहले उनका हाथ हवा में रुक जाता है। हाउ डेयर यू मिसेस सक्सेना, आपकी हिम्मत कैसी है मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? नीरज गुस्से से उनका हाथ झटक देता है और इतनी तेज झटकता है कि वो पूरी तरह से हिल जाती है। जवाब दीजिए, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? नीरज दहाड़ उठता है। सब एक पल के लिए सहम जाते हैं। हाँ वही तो देखो ना बेटा, बेचारी से चाय मांगा था, गलती से गिर गया। बताओ गलती किससे नहीं होती है? और इतनी छोटी सी बात के लिए भाभी उस पर हाथ उठाने लग गई। भाभी, गलती हर किसी से होती है। भावना जी फिर से अच्छी बनने की कोशिश करती है। आप चुप रहिए छोटी माँ। मैंने भी देखा कैसे आप चुपचाप खड़ी थी। मेरे जाने के बाद आप लोग इसके साथ ऐसा सलूक करते हैं? नहीं बेटा, मैं तो बस बोल। नीरज के गुस्से भरी लाल आंखें देखकर भावना खामोश हो जाती है। नीरज के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शरद भी अपने कमरे से दौड़ते हुए नीचे उतरता है। जानती हैं आप किस पर हाथ उठा रही है? वो कौन है? नीरज सक्सेना की पत्नी है। बताइए, क्यों किया ये हरकत? तुम्हारी बीबी ने मेरा हाथ जला दिया था तो मुझे गुस्सा आ गया था। आराधना जी नजर चुराते हुए बोलती है। तो गुस्सा आ गया तो आप हाथ उठाएंगे? मेरी बीबी क्या इस घर की नौकर है जो सबके लिए चाय बनाकर पिलाएगी? और अगर गिर गया तो हाथ उठाएंगी? अगर यही हाथ मैंने उठा दिया तो आपको पति को पसंद आएगा? आराधना जी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरविंद जी खामोश खड़े थे। आप क्यों बोल रहे हैं? मम्मी जी ने हम पर हाथ नहीं उठाया है। आप शांत हो जाइए, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मम्मी जी हमें हमसे गलती हो गया। नीरज उसके जोड़े हुए हाथ को नीचे कर देता है। दोबारा गलती से भी किसी के सामने अपने हाथ मत जोड़ लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम चलो अंदर, तुम्हारे दिमाग तो मैं ठिकाना लगाता हूँ। बहुत मम्मी जी पापा जी करने लगी हो ना, सारा मम्मी जी पापा जी बाहर निकालता हूँ। हाँ तो ले जाओ ना, हम भी कोई मरे नहीं जा रहे तुम्हारी पत्नी के लिए। हम नहीं कहते मम्मी जी पापा जी करने के लिए, इसे खुद ही आती है। आराधना जी धानी की तरफ देखते हुए भरी आंखों से बोलती है। वो तो पागल है और बेवकूफ़ है जो आपका असली चेहरा नहीं पहचानती है, लेकिन मैं और पागल और बेवकूफ़ नहीं हूँ। शायद इज्जत रास नहीं आ रही है। कुछ लोगों की फितरत ही होती है बेइज्जत की रोटी खाने की। और ये जो हाथ उठाया है ना, बहुत महंगा पड़ेगा। और जितनी बार मुझ पर हाथ उठाया गया ना, सबका मैं हिसाब लूंगा मिस्टर सक्सेना। एक एक थप्पड़ का कीमत वसूला जाएगा, समझे आप? अगर आप लोगों को खून का आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम नहीं। आप क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? मम्मी जी हमें कुछ नहीं कहा है। नीरज उसे जलती हुई निगाहों से देखता है। चलिए ना, आपने कहा था ना आपको जल्दी जाना था, देर हो रहा होगा। दानी बात खत्म करने के मंसूबे से नीरज को ऊपर चलने के लिए कह रही थी। हम लेट मुझे नहीं, हमें हो रहा है। 10 मिनट के अंदर सारा सामान पैक करो। अब मैं इन लोगों के साथ तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगा। चलो। हम कहाँ जाएंगे? चुप! अगर एक बार भी कहा ना हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो सारा हम निकाल दूंगा। हम बाद में हम करती रहना। नीरज के चिल्लाते ही धानी खामोश हो जाती है। एक बार भी मना किया ना
तो जाकर किसी अंधेरी जंगल में छोड़ आऊंगा। नीरज उसका हाथ पकड़ खींचते हुए ऊपर ले जाता है। वो सबकी तरफ रोती हुई देखती रह जाती है। नीरज उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जब तक मैं फ्रेश होकर बाहर आ रहा हूँ तुम्हारी सारी पैकिंग हो जानी चाहिए। हम नहीं जाएंगे आपके। जाएगा तो तुम्हारा भूत भी, इसलिए फालतू के ड्रामे बंद करो और पैकिंग करो। नीरज अपनी बात कहकर अलमारी में से तौलिया निकाल कर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। धानी उस बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती रह जाती है। ये सब क्या है ठाकुर जी? आपको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है क्या? कितना अच्छा हम यहाँ पर रहते, खुश रहते हैं। अब क्यों हमें इनके साथ भेजना चाहते हैं? हमें नहीं जाना है। धानी रोती हुई ठाकुर जी से शिकायत कर रही थी, लेकिन भला किशन कन्हैया का माया कौन जान पाया है। लो दवाई लगा लो, जलन हो रही होगी। अरविंद जी जलने वाली क्रीम आराधना जी को पकड़ाते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिर ये आंसू क्यों निकल रहे हैं? कुछ नहीं, बस हल्का हल्का जलन हो रहा है। इस जलन से आंसू निकल रहे हैं या जो बातों का जलन हुआ है उस पर दिल से आंसू निकल रहे हैं? अरविंद जी उनके हाथों पर दवाई लगाते हुए बोलते हैं। आराधना जी बस भरी हुई आंखों से देखती रह जाती है। क्यों उसकी नज़रों में इतना बुरा बन रही हूँ? क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो उसकी नज़रों में वैसे ही बुरी हूँ तो थोड़ी और सही। लेकिन इस बार तो तकलीफ तो धानी को भी हुई होगी ना। तुमने इस तरह से चिल्लाया, बेचारी रो रही थी। आज थोड़ी सी तकलीफ उसे ज़िंदगी भर की खुशी देगी। कभी कभी बड़ी खुशियों के लिए छोटी छोटी तकलीफ का सामना करना पड़ता है अरविंद जी। लेकिन वो तुम्हें गलत समझेगी ना। पहले नीरज गलत समझता था, अब वो भी समझेगी। नहीं समझेगी अरविंद जी। उसे लोगों को गलत सोचना और समझना आता ही नहीं है। कोई उसके साथ कितना भी बुरा कर दे, लेकिन उसके मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं आएगी। बहुत साफ दिल है उसका। बस नीरज उसे समझने लगे तो दोनों की जोड़ी से बढ़कर किसी की जोड़ी ही नहीं होगी। उसे अपने नफरत और बदले की सोचने के अलावा किसी की चीज़ को समझने की फुर्सत कहाँ है। बेचारी की तो किस्मत खराब थी जो उसे खुले सांड के साथ बंध गई। वहाँ पर भी ले जाकर पता नहीं उसके साथ कैसा सलूक करेगा। कम से कम इस घर में मारपीट तो नहीं करने देता था उसे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो उसे मारेगा? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? नहीं आराधना, अब वो मेरा बेटा नहीं है। वो बस नीरज सक्सेना है और मैं उसका दुश्मन हूँ। इसलिए वो मेरे दिए हुए संस्कारों को भुलाने के लिए वो हर काम करता है जिसके लिए मैं उसे मना करता था। तुम्हें नहीं पता वो किस तरह से मुंबई में रहता है। तुम धानी को भेज तो रही हो मुंबई, लेकिन मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? कितने लड़कियों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। उसके सामने लड़कियां लेकर आएगा तो उस बेचारी पर क्या गुजरेगी, सोचा है? नहीं, आप गलत समझ रहे हो उसे। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ आराधना। वो क्या करता है मुझे हर बात की खबर होती है। आपको गलत फहमी हुई होगी। आपका बेटा बहुत समझदार है। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है और अपनों के लिए कुछ और है। बताना तो नहीं चाहिए किसी की पर्सनल बातें, लेकिन आपका बेटा इतना समझदार है, धानी को इस रिश्ते को अपनाने का समय दे रहा है। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? आज के ज़माने में इतना संयम किस लड़के में होता है, और वो भी ऐसा लड़का जिस तरह की आप बता रहे हैं। अरविंद जी कुछ पल के लिए हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आराधना, हर बातों के दो पहलू होते हैं। एक वो जो हम देखते हैं, एक वो जो दुनिया से छुपा हुआ रहता है। वो धानी को समय दे रहा है वो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। जब इंसान की ज़रूरत ही बाहर पूरी हो तो क्या ज़रूरत है, घर में तो अच्छा बनेगा ही ना। अरविंद जी तंज से मुस्कुराते हुए बोलते हैं। तुम खामखा इन दोनों के रिश्तों को लेकर इतना उम्मीद लगा रही हो। कुछ हाथ आने वाला नहीं है। देखना, जिस दिन उसकी असलियत उस बच्ची को पता चलेगी, वो भी तुम्हारे बेटे को छोड़कर चली जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
आराधना जी रुआंशी हो जाती है। मैं सच बता रहा हूँ आराधना, अब चलो बाहर। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इंसान के अलावा सब तुम्हें घर में समझते हैं। धानी के साथ इस तरह से बात करने के बाद आराधना आराधना जी रोते हुए कमरे में आ जाती है। उनके अंदर अब किसी से भी नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा, चलो। नहीं, हम कम से कम अपनी बहू जैसी बेटी को जाते हुए देख तो लो। क्या पता तुम्हारा बेटा कब लेकर वापस आएगा उसे। अरविंद जी की बात सुनकर आराधना जी उनके साथ चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो जाती है। ज़्यादा जलन तो नहीं हो रहा है भाभी? गोविंद जी परेशान होते हुए पूछते हैं। नहीं। बड़ी माँ, आइस पैक लगा लीजिए, आराम लगेगा। शरद फ्रिज में से आइस क्यूब निकाल कर लाते हुए बोलता है। इतना भी नहीं जला है बेटा, बस थोड़ा सा जला है, तुम सब परेशान मत हो। शरद, शरद, शरद! ऊपर से नीरज के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं आता हूँ। शरद तेजी से दौड़ते हुए नीरज के घर में पहुँचता है। क्या हुआ भाई? तुम सारा सामान लेकर नीचे चलो। जी भाई। नीरज जब बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है तो धानी अभी भी मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। हो गया तुम्हारा पैकिंग? वो हम कितनी बार कहा ये 4 वर्ड नहीं सुनना है मुझे। पैकिंग क्यों नहीं की तुमने? वो हम नहीं। चुप! मुझे इनकार कर रही हो? मुझे? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नीरज के चिल्लाते ही धानी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। नीरज फ्रस्ट्रेशन से अपने गीले वालों को नोच लेता है। गुस्सा तो इतना आ रहा था, मन हो रहा था 4 थप्पड़ धानी को लगाए और दिमाग ठिकाना लगा दे, ताकि ये ड्रामाबाजी वो बंद करे। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता है। नीरज को एक सूटकेस दिखाई देता है, जो शायद आराधना जी ने ही भिजवाया था। गुस्से से सूटकेस को उठाकर बीच कमरे में पटकता है। धानी डर से उछल जाती है। सूटकेस का चैन खोलते हुए धानी का अलमारी खोलता है और जो भी उस अलमारी में कपड़े रखे हुए थे सारे कपड़ों को अपने दोनों हाथों से समेटते हुए सूटकेस में डाल देता है। ड्रेसिंग टेबल पर जो भी सामान रखा हुआ था सबको एक ही हाथ से इकट्ठा करके सूटकेस में डाल देता है। किसी तरह दबाते हुए बंद कर देता है और शरद को बुलाता है। शरद को दोनों सूटकेस ले जाने के लिए ऑर्डर देता है। शरद उसकी बात मानते हुए दोनों सूटकेस लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। उसका भी तो यही मन था। चलो। हम नहीं। ये 2 शब्द उसके खून उबालने के लिए काफ़ी थे। फिर से वो उसका हाथ पकड़ कर सीटते हुए कमरे से बाहर लेकर निकलता है। धानी खींचते हुए उसके पीछे आ रही थी और इनकार कर रही थी, रो रही थी। उसका रोना सुनकर नीरज पागल हो चुका था। खुद के गुस्से को कैसे रोक रखा था उसे भी पता था। उसे खींचते हुए जैसे तैसे नीचे लेकर आता है। अरविंद जी का मन होता है कि हाथ पकड़कर रोक ले, लेकिन यह अधिकार उनके पास नहीं था। धानी उसकी पत्नी थी, तो वो कैसे रोक सकते थे। वहीं हॉल में सबको खड़ा देखकर धानी का रोना और तेज हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कसाई उसे उठाकर ले जा रहा था और वो बकरी के बच्चे की तरह मिमियाए जा रही थी। नीरज उसके आंसुओं पर ध्यान न देते हुए उसे खींचते हुए लेकर जा रहा था। धानी की नज़र जैसे ही आराधना जी से टकराती है, उसके सब्र और आंसुओं का बांध टूट जाता है। नीरज के हाथों पर अपने नाखून चुभा देती है। दर्द के कारण एक पर के नीरज के पकड़ ढीली हो जाती है और बस धानी हाथ छुड़ाकर आराधना जी की तरफ भागती है और उनके गले लग जाती है। मम्मी जी, मम्मी जी, हमें नहीं जाना है। आप हमें अपने पास रोक लीजिए ना। हम बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे। हम बिल्कुल आपके हाथ पैर नहीं जलाएंगे। धानी की मासूमियत भरी बातें सुनकर आराधना जी को रोना तेज हो जाता है और वो कसकर उसे बाहों में भर लेती है। नहीं मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल अच्छी हो। तो फिर आप हमें क्यों भेज रही है? हमें रोक लीजिए ना। बेटा, मैं नहीं रोक सकती हूँ तुम्हें। ये रोकेगी? तब भी मैं तुम्हें नहीं रुकने दूंगा। नीरज उसका हाथ पकड़कर वापस बाहर की तरफ ले जाना लग जाता है। धानी अरविंद जी का हाथ पकड़ लेती है। पापा जी, पापा जी, हमें आपके पास रहना है। आपको तो हमसे कोई शिकायत नहीं है ना, फिर क्यों आप हमें इस घर से बाहर भेज रहे हैं? हमें हमें मत भेजिए ना। हाँ बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या बेटा? चलो, और मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें रोकता है।
चलो चुपचाप। फिर से वो धानी को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है। रिया जी, ईशानी जी, छोटी माँ, चाचा जी, कोई तो हमें रोक लीजिए, हमें हमें नहीं जाना है। नीरज के गुस्से का शिकार किसी को नहीं बनना था, इसलिए सब चुपचाप खामोशी से खड़े थे। नीरज उसे खींचते हुए बाहर लेकर आता है। शरद सामान रखकर बाहर से अंदर आ रहा था। धानी शरद का हाथ पकड़ लेती है। शरद भैया, शरद भैया, शरद भैया, हमें नहीं जाना है, आप हमें रोक लीजिए ना, इन्हें समझाइए ना। भाभी भाभी मत रोइए प्लीज। शरद दोनों हाथों से उसके आंसू साफ कर देता है। भाई आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप भाई के साथ जाइए ना और अच्छे से रहिएगा। नहीं, हमें हमें नहीं जाना है। नीरज गुस्से से उसे गोद में उठा लेता है। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, नॉर्मल बात तो उसे समझ ही नहीं आती है, बिना जोर जबरदस्ती किए हुए इसे कोई बात समझ नहीं आती है। मायके से जाते हुए तो हर किसी को रोते हुए देखा था, ससुराल से जाते वक्त पहली बार ये रोते हुए मैं देख रहा हूँ। हमें हमें नहीं जाना है। धानी रोते हुए हाथ पैर चलाए जा रही थी। शरद, दरवाजा खोलो। जी भाई। शरद गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। नीरज धानी को जबरदस्ती बिठाते हुए खुद अंदर बैठ जाता है। धानी अब पूरी तरह से उसकी पकड़ में थी। भाई मैं एयरपोर्ट छोड़ दूँ? नहीं, तुम जाकर आराम करो, ड्राइवर छोड़ देगा। जी भाई, भाभी से आराम से बात कीजिएगा। हाँ, अब मुझे तुमसे क्लास लेनी पड़ेगी कि बीबी से कैसे बात करते हैं, कैसे संभालते हैं। नहीं भाई, तो जाए यहाँ से। जी भाई। भाभी ज़्यादा रोइएगा मत, तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज़ चुप हो जाइए। शरद फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है। धानी हिचकते हुए रोए जा रही थी। तू जा, मुझे इसे चुप कराना अच्छे से आता है, वैसे ही लेट हो रहा है। ड्राइवर, कार स्टार्ट करो। नीरज के कहते ही कार स्टार्ट कर देता है। शरद जल्दी से पीछे हो जाता है। हमेशा इनका प्लान ही छूटता रहता है, आज तो सच में इनकी छूट रही थी। शरद वापस घर के अंदर जाता है। अरविंद जी और आराधना जी उतरे हुए चेहरे के साथ बैठे हुए थे। इतने दिनों में सबको धानी की आदत हो गई थी और सबको लगाव हो गया था। अरविंद जी, आराधना जी दोनों उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। अब जाने के बाद सबको घर खाली और सूना लग रहा था। इधर गाड़ी में भी धानी सबको याद कर रही थी। नीरज तब से उसे देखे जा रहा था। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। नीरज उसका बाजू पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए बोलता है। धानी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लग जाती है। हाँ, जो तुम सोच रही हो ना वही करूँगा मैं। ना तो मुझे किसी से शर्म आती है, ना ही डर लगता है। ये मत समझना कि ड्राइवर है तो उसके शर्म के मारे में तुम्हें छोड़ दूंगा। नीरज उसे करीब खींचते हुए उसके होठों की तरफ देखते हुए बोलता है। धानी उसकी नज़रों का अनुसरण करती है तो अंदर तक सिहर जाती है। नीरज से दूर होने के लिए छटपटाने लग जाती है। नीरज उसकी कोशिश देखकर छोड़ देता है। नीरज से दूर होते ही जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ कर लेती है। नीरज भी उसे चुप देखकर चैन की सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके सर सीट से टिका देता है। धानी उस काली गाड़ी में रात के अंधेरे में जगमगाते छूटते हुए शहर को देख रही थी। फिर से नसीब उसे कहीं और लेकर जा रहा था। जिससे उसे अपने बनाया था वो सब पीछे छूटता जा रहा था और जिसे अपना नहीं बनाया था वो साथ चल रहा था। धानी एक नज़र नीरज को देखती है जो शायद सो रहा था, जग रहा था, उसे कुछ पता नहीं था। क्योंकि जब भी सोचती है सामने वाला इंसान सो रहा है तभी ये इंसान भूत की तरह अपनी आंखें खोलकर बोलने लग जाता था। अब धानी की ज़िंदगी आने वाली कैसी होगी सोच सोचकर बेचारी परेशान हो रही थी। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स देखकर मुझे कहानी रिकॉर्ड करने का मन करता है। तो जल्दी से अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।